अंग्रेज भारत में आए उसके बाद धीरे धीरे कुछ कुछ समय के बाद उन्होंने भारत के ऊपर अपना प्रशासनिक नियंत्रण प्रारंभ किया। तो अंग्रेजों के समय का जो दौर था उसको हम मूल रूप से दो भागों में बांटते हैं। भारत के अगर प्रशासनिक विकास के दृष्टिकोण से देखें तो दो भागों में बांटने का सबसे पहला जो है उसको हम बोलते हैं कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 तक था, यानी कि 1857 की क्रांति के एक साल बाद तक। उससे पहले जितना भी शासन हुआ उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का अधिनियम आया उससे सारी की सारी सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। सम्राट का शासन या क्राउन का शासन या रानी का शासन इसको हम कहते हैं। तो आजादी तक उसके बाद ब्रिटिश सरकार सीधा, ब्रिटिश क्राउन जो है उसका सीधा शासन भारत के ऊपर रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के शासन का। और कंपनी के शासन में सबसे पहला जो मील का पत्थर साबित हुआ वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं। जी हां, जिसके नाम से ही आपको समझ में आ गया, रेगुलेटिंग, रेगुलेट मतलब नियंत्रण करना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई तो उसके बाद से ही उसने खूब सारे क्षेत्रों में व्यापार अपना फैलाया। लेकिन कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण, कुछ नीतियों के कारण कंपनी नुकसान में जाने लगी, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो मालामाल होने लगे, खूब पैसा उन्होंने कमाया। तो ऐसे में यह महसूस किया गया ब्रिटेन के अंदर कि कंपनी के जो कार्य हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगाना जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कंपनी और अंग्रेजों का जो बना बनाया जो राजपाट है वो ठप हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 1773 का सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आया गया। यह पहला कदम था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कंट्रोल में करने के लिए उठाया गया था। अब इस चीज को ध्यान रखिए, इसको इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं। सबसे पहली चीज क्या हुई कि उस टाइम बंगाल का गवर्नर होता था, ठीक है, बंगाल के गवर्नर होते थे, तो इनका नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो कर दिया गया। और वारेन हेस्टिंग जो है वो भारत के पहले, अगर हम देखें तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब जब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, इसी के साथ इसमें एक और बड़ा परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन क्या किया गया कि पहले भारत में जो तीन, अगर हम प्रेसिडेंसीज की बात करते हैं तो वो बराबर इक्वल पावर रखती थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसको अगर मैं आपको एक वो बनाकर के अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको समझना बड़े ध्यान से कि जैसे अगर हम गवर्नर की बात करते हैं, जो पहले गवर्नर था तो तीनों गवर्नर की पावर बराबर थी, ठीक है। तीन जो प्रेसिडेंसीज थी, कौन कौन सी, जो मद्रास थी, ठीक है, जो बंगाल थी, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बंबई, ये तीनों बराबर थी। लेकिन जैसे ही वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो भारत में केंद्रीकृत प्रशासन बनाया की जो है नींव प्रारंभ हुई। 1773 के एक्ट को हम केंद्रीकृत प्रणाली का जनदाता एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से सेंट्रलाइज शासन शुरू हुआ। सेंट्रलाइज शासन मतलब एक पावर के अधीन बाकी की सारी इकाइयां होना। अब 1773 के एक्ट के बाद क्या हो गया भारत के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो है ये बंगाल जो है ये इसका गवर्नर जनरल आ गया, ठीक। अब इसके अधीन जो है बाकी की प्रेसिडेंसीज आ गई, जो होगी जिसको हम बोलेंगे मद्रास और बंबई, ठीक है। ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले जब बराबर सत्ता रखते थे, अब ये इसके अधीन हो गए बंगाल के। तो बंगाल का गवर्नर जनरल एक अधिकतम सर्वशक्तिमान टाइप का व्यक्ति बनकर के आ गया वॉरेन हेस्टिंग के रूप में। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें की गई वो ये की गई कि जो भ्रष्टाचार कंपनी में फैल गया था, जो वहां के कर्मचारी अधिकारी पैसा बना बना करके इंग्लैंड के अंदर बड़े ही आलीशान महल अपने सजाने लग गए थे, बनाने लग गए थे, वहां पर राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जीने लग रहे थे, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई। अब इस एक्ट में लिख दिया गया कि भाई अब आप जो कंपनी के जो अधिकारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें जब वो 1773 के एक्ट से पहले उनको सैलरी बड़ी कम मिलती थी उनके कर्मचारियों और अधिकारियों को, लेकिन उनको अपना प्राइवेट निजी पर्सनल बिजनेस करने की अनुमति थी। अब सब अपना पर्सनली बिजनेस करते रह गए, कंपनी के लिए काम करने की बजाय अपने लिए काम करने लगे। तो अब इस पर रोक लगा दी गई कि भाई अब अपना तुम खुद का बिजनेस नहीं कर सकोगे। साथ ही भारत के लोगों से उपहार और रिश्वत वो लेना भी प्रतिबंधित कर दिया। भारत में आज के समय में हम ब्यूरोक्रेसी में रिश्वत
को बहुत बड़ा एक समस्या मानते हैं, भ्रष्टाचार को। ऐसा भ्रष्टाचार हमें पुराने साल विरासत में हमें मिला, ब्रिटिशर्स से ही मिला है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़ा करप्ट सिस्टम था, काम करने के बदले खूब पैसा, खूब रिश्वत, खूब सारी चीजें वो लेते थे। अब इसके ऊपर लगा दिया गया रोक। तो ये थे प्रमुख प्रमुख कारक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे 1773 के एक्ट के। अब इसके बाद इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उसको सुधारने के लिए 1781 का एक्ट लाया जाता है, जो आपके काम का नहीं है, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के ऊपर, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो केवल एक दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो क्या था, किसने जो कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य हैं इनको अलग अलग कर दिया गया। इससे पहले कंपनी एक ही तरीके काम जो है उसका घिला मिला हुआ था, पता ही नहीं चलता था कि बिजनेस करने वाला कौन है ना, प्रशासन करने वाला कौन है, साथ ही लोगों से, राजाओं महाराजाओं से डील करने वाला कौन है। अब इन्होंने अलग कर दिया, पहली बार अलग हुआ कि भाई तुम्हारा बिजनेस वाला काम अलग रहेगा और तुम्हारे पॉलिटिकल काम जो है, राजनीतिक कार्य अलग रहेंगे। इसके लिए इन्होंने एक नई संरचना तैयार की और उस संरचना का नाम अगर हम बात करते हैं तो नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो राजनीतिक मामले थे, जो पॉलिटिकल मामले थे, उन पॉलिटिकल मामलों को देखने के लिए नियंत्रण बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी शुरुआत की गई। तो यहां से द्वैध शासन प्रारंभ होता है, दो प्रकार का शासन जो देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ कौन से एक्ट से हुआ, तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उससे हुआ। बस इतना ही था, इससे ज्यादा काम का नहीं था। 1793 का एक्ट आता है इसके बाद, और 1793 के एक्ट में सबसे प्रमुख चीज क्या होती है, वो ये होती है कि ब्रिटिश जो ब्रिटेन है वहां पर ये डिमांड उठने लगती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही आप पूरी की पूरी काम करने की आजादी क्यों देते हो, और भी तो कंपनियां हैं, उनको भी तो बिजनेस करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में उस दबाव के चलते बहुत ज्यादा डिमांड उठने लगी थी। लेकिन क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण अंग्रेजों का राज भारत में स्थापित हुआ, उसके योगदान को देखते हुए 1793 का जो एक्ट आया, उससे क्या किया गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, एकाधिकार, मोनोपोली, एकाधिकार का मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब और कोई यहां पर व्यापार नहीं कर पाएगा, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी। तो उस एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1813 तक। तो अब यहां से 20-20 साल के अंतराल में एक्ट जो है आने शुरू होंगे। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके अलावा इसमें और आपके काम का इंपॉर्टेंट नहीं था। यहीं से ही सवाल मिलता है, पूछ लिया जाएगा कि कौन से अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो उसका उत्तर रहेगा 1793 का एक्ट। अब उसके बाद 20 साल हो जाते हैं। इस दौरान इंग्लैंड में बहुत सारी उथल पुथल होती है और एक बार फिर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खिलाफत वाली लॉबी है वो सक्रिय हो जाती है। वो बोलती है, दबाव बनाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काम किया उसके लिए, उसका फेवर में, उसके समर्थन में आपने बहुत सारा काम कर दिया। सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया गया। उन्होंने कहा कि अब मौका है, अब सबको बराबरी का वो मिलना चाहिए, मौका, चांस मिलना चाहिए कि दूसरी कंपनियां भी उस पर व्यापार करें। तो 1813 का अधिनियम जो है, चार्टर एक्ट, लाया जाता है। इसके अंदर सबसे पहली चीज किया जाती है, सबसे पहली चीज तो ये कि ब्रिटिशर्स का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो व्यापार का एकाधिकार था, इसको समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि भाई अब आपकी मोनोपोली नहीं रही, अब मामला खत्म हो गया। अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी वहां पर व्यापार कर सकती है, यानी कि सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए उसको खोल दिया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के योगदान को ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन जो है भुला नहीं सकती थी, क्योंकि उसी के कारण भारत में ब्रिटिशर्स के पैर जमे। तो इसलिए उस समय व्यापार में जो सबसे प्रमुख दो चीजें थी, वो थी एक चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार। इसमें बड़ा मुनाफा ब्रिटेन को, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को होता था और उसके माध्यम से ब्रिटेन में भी काफी लाभ होता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के योगदान को ध्यान में रखते हुए इन दो चीजों के ऊपर, चाय और चीन, और आप सब तो एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, चाय की चुस्कियां तो आपको याद ही रहेंगी, बिना चाय के तो काम चलता ही नहीं है ना। और चीन वैसे ही दिन प्रतिदिन हमारे नकेट इतना इस तरीके का कट्टर दुश्मन है कि वो सपने में भी हम नहीं भूलते। तो इन दोनों के व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसका एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि ठीक है भाई, जब तक अगला एक्ट नहीं आता 20 साल के लिए चाय और चीन का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके एकाधिकार को बहाल रखा गया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो हुई कि ईसाई मिशनरीज भारत में आने लगे प्रबुद्ध करने के लिए। यानी कि ईसाई मिशनरीज यहां से भारत में
धर्म परिवर्तन का एक नया दौर शुरू होता है। जो मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के काल में आपने देखा कि काफी धर्म परिवर्तन हुआ, ऐसे ही अब ईसाई लोगों ने भी यहां पर ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए ये एक सोची समझी रणनीति उन्होंने अपनाई। और इसके तहत ईसाई धर्मगुरु, जिनको मिशनरीज कहा जाता था, उनको भारत में भेज करके भारत के लोगों को प्रबुद्ध, एनलाइटनमेंट करने का अधिकार दिया गया। यानी कि उनकी नजरों में भारत के लोग एक प्रकार से गंवार और अनपढ़ और बिल्कुल भी असभ्य, बिल्कुल भी सभ्य नहीं, असभ्य किस्म के लोग थे, जिनको कि एकदम प्रबुद्ध करने की, उनको चीजें सिखाने की जरूरत थी। इसलिए ईसाई मिशनरीज को भारत में आकर के इस तरीके के कार्य करने की अनुमति दी गई। उसके बाद से भारत में बड़ी तेज गति से, खास करके आदिवासी वाले इलाकों में आप देखोगे धर्म परिवर्तन का एक दौर जो है प्रारंभ हुआ। एक तीसरी चीज जो है इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी कि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर दी गई। अंग्रेज लोग अनजाने में ही भारत के लिए एक वरदान देकर के चले गए, जो कि पश्चिमी शिक्षा रही। ठीक है, भारत के अंदर वो उनका कोई इस तरीके का उद्देश्य नहीं था कि भारत के लोगों की मदद करना चाहते हैं। वो बेसिकली बस केवल ऐसे लोग चाहते थे जिनको अंग्रेजी बोलना आते हो, शकल सूरत से देखने वाले भारतीय हो, लेकिन काम करने में और दिमाग से वो अंग्रेजी सोच रखते हो। इसके लिए जरूरी था अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के माध्यम से वो सांस्कृतिक तरीके से भी अपनी प्रभुता जमाना चाहते थे। तो ये इस एक्ट के माध्यम से भारत में प्रारंभ हुआ। पश्चिमी शिक्षा की जो प्रचार प्रसार की व्यवस्था है वो प्रारंभ हुई भारत के अंदर। लेकिन इसका फायदा भारतीयों को मिला। हमने वेस्टर्न एजुकेशन ली तो हमें अधिकारों के बारे में पता चला, शासन व्यवस्था के बारे में पता चला, लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचारों से को दूर करने के लिए हुई क्रांतियों के महान गुणों के बारे में पता चला, जिसका फायदा बाद में हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत उठाया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें था। अब इसके बाद 20 साल गुजर जाते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे बड़ा बदलाव जो है, एक तो वो होता है कि जो पहले 1773 के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदल दिया जाता है। और उसका नाम बदल करके क्या बना दिया जाता है? उसको बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहा, 1833 एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इसका मतलब ये समझ में आया कि अब केंद्रीकृत शासन बहुत मजबूत हो गया है, एक्सट्रीम हो गया है, सारी चीजें अब यहीं पर रहेंगी। और पहले भारत के गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको आप याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस आ जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब इसके बाद एक और चीज जो है इसमें होती है, वो क्या होती है कि अब जो चाय और चीन के ऊपर भी एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। जो व्यापारिक निकाय के रूप में जितने भी काम थे खत्म कर दिया गया। ओपन कंपटीशन, खुला मार्केट, ब्रिटिश की कोई भी कंपनी आए उस पर भी सरकार की अनुमति के साथ, सरकार के नियंत्रण में कार्य कर सकती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक, ध्यान रखिए, निकाय बना हुआ रहने दिया गया। प्रशासनिक निकाय मतलब जो प्रशासन संभालता था, क्योंकि उस समय उनकी काफी अच्छी पकड़ हो गई थी कंपनी के अधिकारियों को, लोगों को, कार्मिकों को, और उनको कार्य करने का अनुभव था। एकदम से नई व्यवस्था नहीं ला सकती थी अंग्रेजी सरकार, इसलिए उनको प्रशासनिक निकाय बना करके रख दिया गया, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए उनके। इसमें एक और चीज की गई कि आप सभी लोग जो हैं, जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उस सिविल सेवा के लिए भारत में पहली बार जो चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता होती है उसकी प्रारंभ, उसका आयोजन करने की शुरुआत की गई। और उसमें कहा गया कि ये जो सिविल सेवा होगी उस सिविल सेवा के अंदर भारतीयों के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात अंग्रेजों और यूरोपियन लोग जो थे उनको पसंद नहीं आई और इसमें इस चीज को वो स्वीकार नहीं कर पाए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उन्होंने विरोध किया, तो ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया। तो बहरहाल इस समय लागू नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद 1853 का अधिनियम आता है, 20 साल के बाद एक और अधिनियम आता है। उस अधिनियम में इस कमी को दूर कर दिया जाता है। और इस अधिनियम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला बदलाव यही होता है कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उस परिषद के कार्यों में दो तरीके का अलगाव किया जाता है। पहला क्या? एक तो विधायी, दूसरा प्रशासनिक। इससे पहले विधायी और प्रशासनिक कार्यों का अलगाव नहीं था। बेसिकली यहां से आप देखोगे तो भारत में विधायिका का प्रारंभ हुआ। इसको समझिएगा, जब भी पूछें कि भारत में विधायिका का प्रारंभ कब हुआ, या भारत में संसदीय प्रणाली कब से प्रारंभ हो गई, इसको भी ध्यान से रख सकते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था जो है, प्रणाली, इसका सूत्रपात कौन से अधिनियम से देखने को मिलता है?
तो ये 1853 के अधिनियम में प्रारंभ किया गया, क्योंकि जो उनकी परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य दोनों अलग अलग कर दिए गए। अब इसके साथ साथ जो 1833 का एक्ट काम नहीं कर पाया, उस काम को 1853 के एक्ट के माध्यम से कर दिया गया, और भारत में जो सिविल सेवक हैं उनकी भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ कर दिया गया। और इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए एक समिति जो है वो बनाई गई, जिसको मैकाले समिति कहा जाता है। 1854 में यह समिति बनाई गई, और इसके बाद से सिविल सेवा में भारतीयों का प्रवेश भी होने लग गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीयों के लिए सिविल सेवा में प्रवेश का द्वार कौन से एक्ट के माध्यम से खुला, तो 1853 का एक्ट आपको बोलना है, मैकाले समिति के माध्यम से। अब इसके साथ साथ एक और चीज हुई कि जो भारत का जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें पहली बार हम बात करते हैं तो स्थानीय प्रतिनिधित्व भी प्रारंभ किया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि स्थानीय स्तर के जो लोग थे उनको भी लिया गया। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें 6 नए सदस्य जो थे, उनमें 4 का चुनाव किया जाने लगा बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व भी जो है यहां से प्रारंभ होने